26 सितंबर को बरेली को जलाने की पूरी तैयारी की गई थी। बाहर से दंगाइयों को बुलाकर कई मस्जिदों में ठहराया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन की वजह से दंगाई अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। अब 7 दिन बाद उसी बरेली में जुम्मे की नमाज हुई, लेकिन इस बार ना कोई पंगा हो सका और ना कोई दंगा। हम आपको बता दें, क्योंकि इस बार सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे थे इस पूरे मामले पर, यानी मुख्यमंत्री की पूरी नजर थी बरेली पर। और उसके पीछे की वजह है योगी सरकार का दंगा कंट्रोल मैनेजमेंट। आला हजरत दरगाह और दंगाई मौलाना तौकीर के घर के साथ ही पूरा बरेली छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 8000 पुलिसकर्मी, 4 एसपी, 19 एएसपी, 29 सीओ, 180 एसएचओ, 10 पीएससी कंपनियां और 2 आरएएफ कंपनियों की तैनाती थी। और हल्का सी भी दंगे की सुगबुगाहट होती तो ये एक्शन लेने में देर नहीं करती, क्योंकि योगी का ऑर्डर था, हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़-फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं। बरेली के दंगाई जो अपने बिलों में छिपे बैठे हैं, वो जुमे की नमाज के बाद फिर उपद्रव ना फैला पाए, इसके लिए आसमान से नजर रखी गई। ड्रोन के जरिए छतों पर निगरानी की गई, तो महिला ब्रिगेड ने भी बरेली में मोर्चा संभाले रखा। न सिर्फ दुर्गा शक्ति की तैनाती की गई है, क्योंकि पिछली बार भी भारी भीड़ को यहाँ से आगे बढ़ने से इसी दुर्गा शक्ति महिला ब्रिगेड ने रोका था। नमाज अदा हुई, शांति से हुई, ना कोई पोस्टर दिखा, ना कोई उपद्रव हुआ, क्योंकि इस बार योगी फोर्स की तैयारी पूरी थी। कोई माहौल बिगाड़ता तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए फुल प्रूफ प्लान था। बरेली के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स मुस्तैद थी। जुमे की नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जमीन पर जवान तैनात थे, और तो और आसमान से तीसरी आंख के द्वारा भी नजर रखी जा रही थी, ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी ना कर पाए। बरेली में जिस तरह हिंसा भड़काने के लिए बाहरी पत्थरबाजों को बुलाया गया था, उस खुलासे के बाद जुमे की नमाज को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद औरैया, श्रावस्ती, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। संभल जहां का माहौल पहले बिगड़ चुका है, एसपी टाइट थी कि परिंदा भी पर न मार पाए। संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में खास तौर पर पेट्रोलिंग की गई। किसी भी व्यक्ति को कोई खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ सोचेगा भी तो उसका फिर बहुत अच्छे से इलाज भी किया जाएगा। गाजियाबाद में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस मुस्तैद दिखी। ड्रोन से घनी आबादी वाले इलाके में नजर रखी गई। श्रावस्ती में भी जुमे की नमाज के साथ प्रतिमा विसर्जन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और पुलिस बल तैनात दिखा। ये डेंटिंग पेंटिंग का ही डर है कि जो दंगाई एक हफ्ते पहले सड़कों पर पुलिस को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, खाकी पर पथराव कर रहे थे, वो आज कहीं नहीं दिखाई दिए। जुमे की नमाज बरेली के साथ ही पूरे प्रदेश में शांति के साथ पूरी हुई, और ये सब हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक चेतावनी के बाद। गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इस वार्निंग का असर था कि बरेली में नमाज शांति के साथ हुई, क्योंकि बरेली हिंसा के 80 से ज्यादा दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। दंगे को भड़काने और दंगे की प्लानिंग करने वाले सलाखों के पीछे हैं। जेलों में कटती उनकी रातों को देखकर अब हर उपद्रवी ने उपद्रव फैलाने से तौबा कर लिया है। तो वहीं यूपी के मौलाना मौलवी भी शांति का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं। कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। जुमे की नमाज तो शांति से निपट गई, लेकिन 24 घंटे बाद निकलने वाले 11वीं शरीफ के जुलूस को भी कैंसिल कर दिया गया कि ये जुलूस कल नहीं निकाला जाएगा। सभी लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में फाता, न्याज, लंगर जो जैसे करते हैं वैसे करेंगे। डेंटिंग पेंटिंग का खौफ ऐसा कि पहले हिंसा को लेकर प्लानिंग की जाती थी, लेकिन अब प्लानिंग शांत बनाए रखने की हो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर बुलडोजर का खौफ दिखा। दशहरे के दूसरे दिन भी जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों ने खुद ही अपनी मस्जिद पर हथौड़ा चला डाला। वहीं मस्जिद कमेटी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। शनिवार सुबह 10 बजे से फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि कमेटी ने प्रशासन से 4 दिनों का वक्त मांगा था, और परमिशन मिलने के बाद खुद ही अवैध कब्जे को गिराने में लग गए। और ये देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर दशहरे की है, जब कुछ लोगों ने हथौड़े और सब्बल से मस्जिद की अवैध दीवार को गिराया था, और दूसरी तस्वीर आज की है। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मिलने के बाद मुसलमान खुद ही हाथों में हथौड़ा लेकर दीवार तोड़ रहे हैं।
देखिए 1, 2, 3, 4 लोग दीवारों को सब्बल और हथौड़े के जरिए गिरा रहे हैं। काफी यहाँ लग रहे हैं, देखो साहब लोग ही लोग लग रहे हैं, देखो चल रही है थोड़ा जाएगा पूरा। हाँ पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं, कल भी तोड़ी थी आज भी तोड़ेंगे। हाँ मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है सुबह से नहीं तोड़ा गया था, आप तोड़े। हाँ मतलब उसको नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़े। हाँ तो अब तोड़ना शुरू करेंगे। ग्राउंड समझते सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं, सरकार चाहे तोड़ा रही, सरकार चाहे न तोड़ा। क्योंकि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है और अगर इन लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को नहीं हटाया तो बुलडोजर इसे जमींदोज कर देगा। उत्तर प्रदेश में मुजाहिदीन आर्मी का दंगा प्लान एक्सपोज हो गया है और एटीएस की जांच में नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं। एटीएस को एक काली डायरी बरामद हुई है और इसके कोडवर्ड अब डिकोड किए जा रहे हैं। मुजाहिदीन आर्मी के टारगेट पर कई हिंदू धर्मगुरु थे, उन्हें काफिर बताकर मारने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन मुजाहिदीन आर्मी को ये नहीं पता था कि यूपी पुलिस उनके किसी भी मकसद को कामयाब नहीं होने देगी। क्योंकि यूपी में योगी राज है और अगर यहाँ किसी ने दंगा फैलाने की साजिश रची तो योगी फोर्स उसका इलाज करना जानती है। मास्टरमाइंड रजा के पास से जो एक्सक्लूसिव काली डायरी मिली है उसके कोडवर्ड को यूपी एटीएस डिकोड कर रही है। इसमें के यानी काशी में रहने वाले हिंदू धर्मगुरु का जिक्र है। ऐसे ही एम मतलब मथुरा में रहने वाले धर्मगुरु, वही एच मतलब हरिद्वार में रहने वाले धर्मगुरु और आर मतलब ऋषिकेश में रहने वाले हिंदू धर्मगुरु। इस डायरी में कई कोडवर्ड का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ जिहाद के लिए हथियार चलाने को लेकर ट्रेनिंग का जिक्र भी कागज में चिपका हुआ इस डायरी में मिला है। काली डायरी में हिंदू धर्मगुरुओं को काफिर कहा गया है। उन्हें मारने के लिए भी युवाओं को रजा भड़काता था। साथ ही ये भी पता चला है कि संगठन हिंदू धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए कुछ युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। भोपाल में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पहले सड़क पर उतरकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने विरोध जाहिर किया और आती जाती गाड़ियों को रोककर हिदायत दी कि हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़कों को ना बिठाएं, नहीं तो फिर किसी की खैर नहीं होगी। और बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। आई लव बुलडोजर और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करने लगे। देखिए ये कैसे ऑटो चालक को हिदायत दे रहे हैं। हिंदू के साथ हिंदू बिठाओगे, मुसलमान के साथ मुसलमान बिठाओगे, लेकिन मुसलमान के साथ हिंदू लड़की नहीं बैठेगी। भोपाल में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा है कि यहाँ एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। हबीबगंज थाना इलाके में एक हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक एक होटल में पकड़ा गया, जिसमें इस आरोपी युवक का नाम मजहर है और वह जिम ट्रेनर है, लेकिन उसने जिम में आने वाली युवती को अपना नाम बंटी बताकर दोस्ती की थी, जिसके बाद से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर बवाल काटा। मजहर मियां तो बंटी बन गया, बंटी शर्मा बन के वो ले गए लड़की को। सड़क पर उतरे लोगों का कहना है कि वो हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि कोई आगे हिंदू बेटियों पर बुरी नजर न डाल सके। चाहते ये है कि किसी भी प्रकार का जो विधर्मी है, जो मुसलमान समाज है, वो सतर्क हो जाए और हमारी बहन बेटियों की तरफ देखना बंद कर दे। ये हमारा समाज है, इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य। मतलब साफ है, लोगों का गुस्सा लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर है। आई लव बुलडोजर कार्रवाई। महाराष्ट्र के नागपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा से अभद्र व्यवहार करने वाले जिहादी का भरे बाजार महिला पुलिस ने जुलूस निकाला और जिस इलाके में आरोपी ने ये शर्मनाक हरकत की थी, दुर्गा मार्शल टीम ने उसी स्थान पर ले जाकर इस आरोपी की परेड करवाई और इस अधर्मी शख्स संजय खोबराकड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स पर आरोप है कि इसने दुर्गा मां के पंडाल में बेहद घिनौनी हरकत की थी। उसकी नीच हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद आक्रोशित लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देवी मां की प्रतिमा के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले इस जिहादी के खिलाफ पहले भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 298, 299 और 106 का मामला दर्ज किया है और उसकी परेड निकालकर ऐसे अधर्मियों को कड़ा संदेश देने का भी काम किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और ऐसा घिनौना काम करेगा तो उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। उस पर जानवर के साथ भी अप्राकृतिक कृत्य का आरोप है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर बवाल मच गया है और इस बवाल की वजह है दशहरा। जी हां, एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र एक बार फिर से आमने सामने आ गए, भिड़ गए। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट के छात्रों ने उन पर हमला बोल दिया और आपत्तिजनक नारे लगाए। लेकिन लेफ्ट के छात्रों का कहना है कि विरोध विसर्जन को लेकर नहीं, बल्कि एबीवीपी के उमर खालिद और शज्जिल इमाम को रावण बनाकर पुतला फूंका जा रहा है उसका।
दावा किया जा रहा है कि इस पुतले पर आपत्ति जताते हुए एबीवीपी और लेफ्ट छात्रों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई, जो धीरे धीरे नारेबाजी और चप्पल दिखाने तक पहुंच गई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। रावण पुतला दहन में जो शर्जील इमाम और उमर खालिद का फोटो लगाने का ये एक्टिविटी एबीवीपी ने किया है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हमने ये रिलीजियस फेस्टिवल या दुर्गा माँ का किसी का डिसरिस्पेक्ट करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। 2014 में भी ऐसे लोगों ने महिषासुर उत्सव मनाने का फैसला किया था। तो ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं। वहीं एबीवीपी ने शोभा यात्रा के दौरान किए गए बवाल का विरोध किया और मार्च निकाला, लेकिन शिक्षण संस्थानों में हिंदू त्योहारों के दौरान ऐसे बवाल सामाजिक सद्भाव के लिए सही नहीं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विजयदशमी पर लगा एक बैनर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में रावण का दहन करते हुए दिखाया गया है, जबकि अजय राय लक्ष्मण बने नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम की तरह वोट चोरी वाले रावण पर तीर चलाते हुए दिखाया गया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस होर्डिंग में लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर में रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं। इनका नाम महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, ईसी चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही दिया गया है। इस पोस्टर को लेकर अब सवाल भी खूब उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को भगवान राम की तरह इस पोस्टर में दिखाया गया है, लेकिन राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब तक एक बार भी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से निकलने के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव आए दिन आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और तो और अब तो उन्होंने तेजस्वी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे डाली है और इसका मतलब साफ है कि तेज प्रताप विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की रहम आरजेडी पर बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहे। पिछले दिनों अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का पोस्टर जारीकरण के साथ ही तेज प्रताप ने ये संकेत दे दिया था, जिस पर लालू राबड़ी की फोटो तक उन्होंने नहीं दी थी। इतना ही नहीं, तेज प्रताप लगातार राज्य के सभी जिलों में घूम रहे हैं और चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जिस पर तेजस्वी ने तंज कसा तो तेज प्रताप का पारा हाई हो गया। हम तो उस पार्टी में है नहीं, पहले कह रहे हैं तो छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। यही नहीं, तेज प्रताप ने तेजस्वी को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। भले ही तेजस्वी तेज प्रताप को विभीषण के तौर पर प्रचारित कर रहे हों, लेकिन तेज प्रताप ने उन्हें आईना दिखा दिया है कि बड़ा कौन है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बीमार पड़ने पर अब जांच के लिए अस्पतालों के चक्कर इनको नहीं लगाने पड़ेंगे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जांच होगी और रिपोर्ट मरीजों को उनके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, बड़े अस्पतालों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी, मरीजों की बीमारियों का तेजी से और बेहतर तरीके से इलाज होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लैब जांच की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। सीएससी पे तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन होंगी, इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए अस्पतालों के हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। अब मरीज की जांच सीधे उसके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पोर्टल या मोबाइल पर उपलब्ध होगी। रिपोर्ट एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा की जाएगी। जैसे रिपोर्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही हम वैलिडेट करेंगे। डॉक्टर वैलिडेट जैसे करेगा तो पेशेंट का अगर मोबाइल नंबर दिया है तो उसके मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मरीजों को जांच की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े और उनके इलाज में देरी ना हो। उत्तर प्रदेश के बलिया में गाड़ी के फंसने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की है, जो एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और बारिश के बाद यहां गाड़ी फंस गई। और फिर पुलिसकर्मी मंत्री जी की गाड़ी को बाहर निकालने के लिए धक्का देने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 पुलिस वाले वर्दी में हैं, एक शख्स ग्रीन शर्ट में है और आदमी गाड़ी के बोनट के पास है। ये चारों मिलकर गाड़ी को धक्का देते दिख रहे हैं। गाड़ी का पहिया घूम रहा है लेकिन गाड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। दावा किया जा रहा है कि यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, जहाँ बारिश की वजह से गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। परिवहन मंत्री की गाड़ी फंसने का वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया।
समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया में लिखा कि बलिया को दुबई बनाने का सपना ऐसे साकार हो रहा है। खबर दिल्ली से, जहां स्पेशल ब्रांच ने रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटर्स का एनकाउंटर किया है। ये विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के संपर्क में थे, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में वारदात को अंजाम दे रहे थे और जिस तरीके से इन दोनों के ऊपर कार्रवाई हुई उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि दिल्ली में भी अब योगी आदित्यनाथ जैसा ही मॉडल हिट हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। कापसहेड़ा इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की अपराधी आकाश और महिपाल से मुठभेड़ हुई। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाश राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। गुजरात में अपहरण के एक मामले में फरार चल रहा था। इसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी था। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग से भी जुड़ा था। महिपाल भी राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। आकाश के साथ जुड़कर काम कर रहा था। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ दोनों कुख्यात गैंगस्टर हैं, जो बेरोजगार युवाओं को पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में घसीटते हैं। हाल ही में इनके गुर्गों ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, जिसका योगी फोर्स ने इलाज किया। ठीक ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने इनके गुर्गों का यहाँ इलाज किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी अब योगी आदित्यनाथ वाली सुरक्षा गारंटी की शुरुआत होने जा रही है। हाल ही में लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पैनिक बटन शुरू कराए थे और अब यूपी के नक्शे कदम पर चलते हुए गुरुग्राम में भी 70 जगहों पर SOS मशीनें लगाई जाएंगी, जिन्हें 112 से जोड़ा जाएगा और आपात स्थिति पर यूपी में लगे पैनिक बटन जैसे गुरुग्राम की सड़कों पर लगने वाले सेफ्टी आइलैंड बटन दबाते ही पुलिस को जानकारी मिल जाएगी। साइबर सिटी में 70 जगहों पर इन वीडियो बेस्ड इमरजेंसी कॉल पॉइंट को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो 24 घंटे 7 दिन सेवा में रहेंगे। गुरुग्राम में सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो बेस्ड इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस इस योजना को परवान चढ़ा रही है। ट्रैफिक टावर में इसका ट्रायल भी किया गया। इस योजना से गुरुग्राम में भी योगी वाली सुरक्षा गारंटी तो सुनिश्चित होगी ही, लोगों को परेशानी में फौरन हेल्प भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जहां भेड़िए का आतंक है, वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेंदुआ शिकार की तलाश में घुस आया था। IMT मानेसर क्षेत्र के एक खाली प्लॉट में इस तेंदुए के नजर आने के बाद यहां हड़कंप मच गया और इससे पहले कि तेंदुआ किसी पर हमला करता, वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल के साथ इस पर काबू पाया। जो अब पिंजरे में कैद है, ट्रैंक्विलाइजर लगने से बेहोश है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के लोग दहशत में थे, क्योंकि तेंदुए के देखे जाने की चर्चा इलाके में लगातार हो रही थी। लेकिन जब उसकी मौजूदगी की पुष्टि हो गई, तो वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंद कर दी। जाल, पिंजरा और ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ विभाग के निशानेबाज भी मौके पर तेंदुए को काबू करने में जुट गए, जिसे देखने के लिए छतों पर भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुए को दायरे में सीमित करने के लिए कई जगहों पर जाल भी लगाया गया और आखिर में उस पर काबू पा ही लिया गया, जिसके लिए विभाग की टीम करीब 8 घंटे तक मशक्कत करती रही। तेंदुए के बेहोश होते ही उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अभी तक आपने जबरन धर्मांतरण की खबरें सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में एक हिंदू युवक ने जागरण की परमिशन न मिलने से दुखी होकर इस्लाम धर्म अपना लिया और इसके बाद अब ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। और ये वही हिंदू शख्स सुशील शर्मा है, जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे जागरण की परमिशन नहीं दी गई। इससे वो इतना आहत हो गया कि उसने न सिर्फ इस्लाम कबूला, बल्कि मस्जिद में जाकर नमाज भी अता की। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? मुसलमान बनेगा, अपनी मर्जी को रखी, उसमें कोई कानूनी तौर पर बनाओ नहीं बना। अच्छा। शख्स ने बकायदा एफिडेविट देकर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही, जिसके बाद पूरे इलाके में धर्मांतरण का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। धर्मांतरण की खबर लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस ने युवक से पूछताछ भी की है, लेकिन शख्स का कहना है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। पाकिस्तान के दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ने वाली है। हम आपको बता दें, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है भारत की कूटनीति चाल वजह से। भारत ने UNSC से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे की मंजूरी दिला दी है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी आर्थिक और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है कि सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा उसने रद्द करवा दिया था। लेकिन इस बार भारत ने ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। मुत्ताकी का भारत दौरा 9 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन जो 2 सबसे अहम मुद्दे होंगे वो हैं, भारत अफगानिस्तान को ग्वादर की जगह चाबहार से कारोबार करने के लिए मनाएगा। वहीं भारत अफगानिस्तान को CPEC से होने वाले नुकसान की जानकारी देगा
साथ ही ये भी बताएगा कि कैसे इस परियोजना की आड़ में पाकिस्तान टीटीपी और बलूचों के दमन की तैयारी में है। और अगर भारत अफगानिस्तान के बीच सैन्य डील हुई तो इसका मतलब है पाकिस्तान पर दो तरफा शिकंजा। पीओके तो मुनीर के हाथ से जा ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को जल्द ही एक और चोट मिलने वाली है, क्योंकि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों से साफ साफ कह दिया है कि तैयार रहो, अगला मौका कभी भी मिल सकता है। और ये एकदम क्लियर है, साफ है कि इस बार भारत का अटैक पहले से ज्यादा घातक होगा। अगर आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका सर्वनाश तय है। क्योंकि सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा। इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। सेना प्रमुख ने राजस्थान के गांव 22 MD में बॉर्डर इलाके का दौरा किया, BSF के अधिकारियों से मुलाकात भी की। वहीं कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से शहबाज को चेताया था कि अब की बार हिमाकत की तो भूगोल बदल जाएगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। वहीं वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल हैं। मतलब आने वाला समय आतंकिस्तान का सर्वनाश तय है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप बच्चों के लिए काल बन गया है। यहां पर खांसी और सर्दी का इलाज कराने के लिए परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके बच्चों को मौत की दवा बांट दी गई। नकली कफ सिरप पीने से यहां पर कई बच्चों की मौत हो गई और ये मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया है, जबकि दवा पीने से बीमार हुए बच्चों के परिजन अब खौफ में हैं। और इसकी वजह है खांसी की ये सिरप, कोल्ड्रिफ कफ सिरप, जिसका फॉर्मूला है डेक्स्ट्रोमेथोपेन ब्रोमाइड सिरप, जिसका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण हुआ था। इस जानलेवा दवा की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि राजस्थान में मरने वाले बच्चों की संख्या 3 हो गई है। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन दवाइयों को काफी पहले बैन कर दिया गया था, बावजूद मौत देने वाली ये दवाइयां अस्पतालों तक पहुंच गई। अब इस मामले को लेकर जबलपुर में छापा मारा गया और कटारिया फार्मा की जांच की जा रही है। जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने तमिलनाडु की कंपनी से 660 कोल्ड्रिफ कफ सिरप की शीशियां मंगाई थी, जो कि बच्चों के बीमार होने की वजह बनी। जिसके बाद अधिकारियों ने तमिलनाडु के कांचीपुरम की उस फैक्ट्री की भी जांच शुरू की है, जहां से ये सिरप आए थे। अगर आप बाजार से घी खरीद कर खा रहे हैं तो ये खबर फिर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शहर शहर मिलावटखोर सक्रिय है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में नकली घी बेचते थे। और इस बंद मकान में ही नकली घी की फैक्ट्री चलती थी। दिल्ली के शिव विहार के मकान नंबर 420G को पुलिस ने सील कर दिया है। मोहम्मद यूसुफ, महबूब और शहरूख यहाँ नकली घी बनाते थे और ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में भरकर बाजार में बेच देते थे। इस मकान के अंदर नकली घी का कारोबार चल रहा था और भारी संख्या में यहाँ पर घी में मिलावट किया जा रहा था। मिलावट करने के बाद ब्रांडेड कंपनियों के जो पैकेजिंग है वो यहाँ पर किया जाता था। घी बनाने के लिए उसमें रिफाइंड ऑयल, वनस्पति तेल और केमिकल मिलाते थे। उसके बाद ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक कर खुदरा दुकानदार को बेच देते थे। मिलावटखोरी के इस धंधे में लागत कम और मुनाफा ज्यादा था। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसमें इनको अराउंड 1500 रुपए लगते हैं और उसको ये 3,500 से 4,000 में बेच रहे थे देसी घी के नाम पर। दिल्ली में जिस घी का पराठा आप बड़े चाव से खा रहे हो सकता है वो इसी नकली घी से बना हो, क्योंकि मिलावट के सौदागरों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 अलग अलग जगहों से छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। त्योहारों के सीजन में इनका ज्यादा मुनाफा कमाने का प्लान था। और अब बात दूध की करेंगे। जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध है, असली है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दूध में मिलावट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन जी न्यूज की मुहिम के बाद इस मिलावट वाले धंधे का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल फर्रुखाबाद के लाल दरवाजा इलाके में ये मिलावट का खेल काफी दिनों से चल रहा था, जहां दूधिया पैकेट वाले दूध को अपने कनस्तर में डालता है और फिर उसमें मनमर्जी पानी मिलाकर आपके घर पहुंच जाता है। जी मीडिया ने मिलावट के खिलाफ मुहिम शुरू की थी।
इसी का असर ये हुआ है कि अधिकारियों ने आधा दर्जन से ज्यादा दूधियों के दूध के सैंपल लिए हैं। हमारी ये कार्रवाई दूध में की जांच के लिए अभी जारी रहेगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए आम जनमानस को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके। दूधिये मिलावट कर न सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ा देते हैं बल्कि मुनाफा भी कमाते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह का मिलावटी दूध पीने से बच्चों की हड्डियां कमजोर होने के साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बेटे ने पिता की 5वीं शादी के डर से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे को लगा कि शादी के बाद उसका पिता सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने होने वाली पत्नी को दे देगा। इसके चलते उसने पिता के ही दोस्त के साथ मिलकर सोते समय तमंचे से फायर कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह प्रॉपर्टी का लालच और पिता की 5वीं शादी का डर था, जिसके चलते उसने पिता के दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल हड़हा निवासी 50 साल के मंसूर खान 4 शादियां कर चुके थे और चारों पत्नियों की मौत हो चुकी थी। 5वीं शादी की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मंसूर खान के बेटे माशूक ने पिता की हत्या कर दी। माशूक को शक था कि पिता सारी संपत्ति अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर देगा। वहीं उसके दादा ने 6 बीघा जमीन उसके नाम की थी, लेकिन पिता ने शादी और घर बनवाने के नाम पर 4 बीघा जमीन 44 लाख रुपए में बेच दी थी। पिता के रवैये से नाराज बेटे ने गुस्से में ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार लोगों को हिदायत देती है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और नफरती पोस्ट न डालें, लेकिन संभल के समीर ने इसे हल्के में ले लिया और पुलिस को चुनौती दे डाली, और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अब उसे ऐसा सबक सिखाया कि अब उसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि अब समीर माफी मांगते नजर आ रहा है। मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगाती थी उनके साथ, आज के बाद मैं स्टोरी नहीं लगाऊंगा। जिंदगी में बहुत बड़ी गलती। आरोपी समीर ने सीएम योगी का आपत्तिजनक फोटो बनाकर उसको इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया था। व्यूज और लाइक्स के साथ पॉपुलर होने की चाहत थी, लेकिन मामला पुलिस के पास जा पहुंचा। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई और जब लंगड़ाते हुए वो थाने से बाहर आया तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाता नजर आया। कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, दिल जब किसी पर आ जाए तो उसके अलावा उस दिल को कुछ और नहीं भाता। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की झांसी से सामने आया है। यहाँ एक दादी अपने से 7 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई और घर से 40,000 रुपए कैश के साथ अपनी बहुओं के जेवर भी ले उड़ी। परिवार में जब इस बात का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। थाने में अपने बेटे और दोनों बहू और पोतों के साथ पहुंचे पीड़ित पति कामत प्रसाद ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। 40,000 रुपया लेगी, वो चीजें निकलेगी। 40 साल की इस महिला के 2 शादीशुदा बेटे हैं और 2 पोते भी हैं, लेकिन अपने से 7 साल छोटे प्रेमी से पिछले 2 साल से उसका लव अफेयर चल रहा था। पता चला कि इसका फोन मैंने कई दफा पकड़ा है, वो अमर है जो, इसका फोन मैंने कई दफा, वो मैंने बात करने में आया, उसने फोन काट दिया। पति का आरोप है कि 2 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करने मध्य प्रदेश के भिंड गया था, जहां उसकी पत्नी की नजदीकियां अमर नाम के शख्स के साथ बढ़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में 221 फीट के रावण ने एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम तो दर्ज करवा लिया, लेकिन शायद एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उस रावण के नाम दर्ज हो गया, क्योंकि रावण को हाईटेक तरीके से जलाने का प्लान फेल हो गया और फिर रावण का दहन करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही बुलाना पड़ा। और ये उसी रावण दहन की तस्वीरें हैं। फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां आग को बुझाने के लिए नहीं बल्कि रावण को आग लगाने के लिए बुलानी पड़ी। जो रावण आधा जला उसे क्रेन और फायर ब्रिगेड की मदद से जलाया गया। तस्वीरों में देखिए, क्रेन के सहारे गगनचुंबी रावण को पेट्रोल छिड़क कर जलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आग बुझाने के लिए पानी डाला जाता है। निचले हिस्से में भी फायर कर्मी आग लगाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल 44 लाख की लागत से बने 221 रावण में 25 रिमोट सेंसर लगाए गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर सारे रिमोट सेंसर फेल हो गए। काफी कोशिशें फेल होने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और फिर रावण का दहन किया गया। कोटा में बने 9 टन के रावण में लोहे के फ्रेम लगे थे। चेहरा 25 फीट, धड़ 40 फीट, हाथ 35 फीट, मुकुट 30 फीट, तलवार 40 फीट और तकरीबन 15,000 पटाखे लगाए गए थे, लेकिन बारिश के कारण रावण को फायर ब्रिगेड से जलाना पड़ा। जयपुर में दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा टल गया। रावण को गाड़ी के जरिए दशहरा मैदान ले जाने के दौरान उसमें आग लग गई और इसके बाद बीच सड़क पर ही ये रावण जलता हुआ नजर आया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि पहले तो पुतले में आग लगने के लोग उसे बुझाने का प्रयास करते हैं,
और जैसे ही आग फैलने लगती है वैसे ही लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। देखिए कैसे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ मौजूद है। सब रावण दहन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी में रखे ही रावण के पुतले में आग लग गई और बीच सड़क आतिशबाजी होने लगी और पुतले में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। गाड़ी चालक भी मैदान तक गाड़ी को ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर गाड़ी रोककर वो भी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये घटना जयपुर के शाहपुरा इलाके की है, जहां दशहरा मैदान तक पहुंचने के पहले ही रावण के पुतले का दहन हो गया। राजस्थान के अलवर में एक इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर शोरूम में भयंकर आग की तस्वीरें हमें मिली हैं। चौथी मंजिल पर लगी आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से गद्दे, फोम, प्लाईवुड सहित फर्नीचर बनाने के काम में आने वाला लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के सामने बने श्याम टावर की हैं, जिसकी तीसरी और चौथी मंजिल पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने शोरूम में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। शोरूम से उठी आग की लपटों को देखकर कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। चौथी मंजिल पर आग लगने के चलते लोग सहमे नजर आए। बाद में नगर पालिका का एक पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा और लोग आग बुझाने में जुट गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि आग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।